अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? और करजाई में से हाथ निकाल के को क्लिक कर दो कि जी आवाज आ रही है। फसीउर रहमान को मोहम्मद कासिम, चलो जी 2 गवाहियां हो गई जी। चलें, 4-5 गवाहियां हो गई। ठीक है जी, आवाज आ रही है जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज मैंने वैसे घर से पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन मुझे इसको डिस्कस करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जैसे कल टाइम ऑफ सप्लाई से सवाल बनेंगे ना, आपका आपका वो न्यूमेरिकल के अंदर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। वो बताएगा कि जी ये गुड्स बेची हैं, पैसे नहीं आए, और गुड्स मेड अवेलेबल हैं, अगले बंदे ने गुड्स उठाई नहीं है, आपको एडवांस पेमेंट आ गई है। तो वो टाइम ऑफ सप्लाई में से न्यूमेरिकल बनाता है। फिर अब वैल्यू सप्लाई में से भी न्यूमेरिकल बनता है। अब वैल्यू सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज द sales tax is calculated on the value of supply. If the value of supply is not properly determined, it means the sales tax is not properly calculated. If the sales tax is not properly calculated, it means your numerical is wrong. Very simple. अगर आपने कहीं वैल्यू सप्लाई में कहीं गड़बड़ कर दी कि जनाब वैल्यू सप्लाई आपने कोई और उठा ली, और आपने उसको कोई सवाल में ज़ाहिर आउटपुट टैक्स में फर्क पड़ गया, आउटपुट टैक्स में फर्क पड़ गया, तो उसका इम्पैक्ट आखिर तक जाना है। In respect to the taxable supply, the consideration money including all federal and provincial duties and taxes, if any, which the supplier receives from the recipient for that supplied, but excluding the amount of tax. जाहिर है कि एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स ही होना है। ग्रॉस वैल्यू 100 रुपया है, या कोई और टैक्स डाल के 105 रुपये बनते हैं, तो 100 रुपये के ऊपर आपको जो है वो कैलकुलेट होना है। अच्छा, यहाँ जो बात कर रहा है ना कि इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज, तो सेल टैक्स आपने उसके ऊपर चार्ज करना है। जैसे अब मैंने इंपोर्ट के ऊपर आपको समझाया कि इंपोर्ट में आपकी वैल्यू सेस होती है। अब उस जिस दिन वो रोटी वाले दिन आ तो सारे गए थे वैसे, मेरे हिसाब से तो आपने लेक्चर मेल कर दिया। चलें ठीक है, आधे बच्चों को मेल पर उस दिन का लेक्चर चला गया है। तो जैसे मैंने उस दिन कहा कि वैल्यू सेस्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज है, फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, फिर उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, तो ये उसकी बात करता है। प्रोवाइड दैट इन केस द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई इज इन काइंड और पार्ट इन काइंड एंड पार्ट इन मनी, द वैल्यू सप्लाई शैल मीन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। भी मैंने कहा जी मार्कर ले लो, आपको याद होगा, और टेबल दे दो, एक्सचेंज कर लेते हैं। और ऐसे करो कि जो मार्कर वाला है वो कहे 5 रुपए मुझसे और ले लो, तो साहब बराबर हो गया। बाटर सिस्टम, अगर आपको याद हो, इसको हम बोलते हैं बाटर सिस्टम, चीज के बदले में चीज। तो सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स चीजें नहीं गिनता, वो कहता है रुपए गिनो जी रुपए। वो कहता है मार्कर की वैल्यू लगाए कितनी थी, से 200 रुपया, और ये टेबल की वैल्यू थी 700 रुपया। जाहिर 700 रुपये बनेगी ना। 200 के मार्कर दे दिए, 5 रुपये वैसे दे दिया, टेबल 700 का ले लिया। तो कहता है ये भी 700 रुपये के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, और ये भी 700 के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, जो ओपन मार्केट प्राइस उसकी नजर आएगी। बताने का मकसद ये है कि आप चीज के बदले में चीज दे के सेल्स टैक्स से नहीं बच सकते कि मैं जी वो ना जी हमने चीजें चेंज किया, हमने रुपए रुपए तो आए नहीं, जब रुपए नहीं आए तो सेल्स टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं, लॉ कहता है आपको फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू तो अज्यूम करके उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। इन द केस ऑफ सप्लायर रेस्पेक्ट आर द एसोसिएट पर्सन। एसोसिएट पर्सन हम अभी पढ़ेंगे कौन है जी एसोसिएट पर्सन। वो कहता है क्यों भाई मेरे पास आए जी, क्यों भाई, अच्छा मार्कर मुफ्ती उठा के ले जाओ 100 मार्कर, कोई बात नहीं यार तुमने बड़ी खिदमत की है कॉलेज की। नहीं, वो 100 मार्कर की वैल्यू डिटरमिन होगी, उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज होगा। बाहर मैडम काशवा आ गई जी, ये जो बाहर हमारी रिसेप्शन में बैठी होती हैं, ये कहते सर मुझे मार्कर दे दे, मैंने भी मार्कर बेचने हैं। मुझे जब मैंने यहाँ बड़ी मुझे मार्कर आप 100 रुपए का बेचते, मुझे 75 रुपए का बेच दें।
तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपया होगी, 75 रुपए नहीं होगी। In case of taxable supplies made to a consumer from the general public on installment basis on the price inclusive of markup or surcharge rendering it higher than the open market price, the value of supply shall mean the open market price of the value excluding the amount of tax. कहता है जी वो अगर आप हायर परचेज के ऊपर बेचते हैं, हायर परचेज के ऊपर आपको चीज थोड़ी महंगी करके बेचते हैं, जरा एक ना लॉजिक समझिएगा, थोड़ी सी एक मैं आपको एक बात समझा दूं। कयूम भाई मेरे से 1000 मार्कर लेने आए और कयूम भाई कहते हैं मैं अभी पेमेंट करता हूं, तो मैं उनको कह सकता हूं यार 10 रुपए का मार्कर दूंगा, ठीक हो गया जी। लेकिन मेरे पास, आपका नाम क्या है जी? आसिम। ये एक स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए क्लास पढ़ने, आसिम। तो अब मेरे पास आसिम आया, तो आसिम ने मुझे कहा कि सर मैं भी आपसे मार्कर खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद। मैं पता क्या कहूंगा, मार्कर दूंगा 11 रुपए का। मैंने इस बेसिकली क्या है, ये मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहा है, इसने उधार देना है मुझे। हार्ड कैश जो उसी पेमेंट करता है उसकी प्राइस कम होती है, जो उधार करता है उसकी प्राइस ज्यादा होती है। ये बात जरा समझिए। तो मुझे सेल टैक्स जो है 10 रुपए के ऊपर चार्ज नहीं करना, मुझे सेल टैक्स 11 रुपए के ऊपर चार्ज करना है। हर बंदा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करता है। बेटा हर कैपिटल की आपकी कॉस्ट है, पैसे की कॉस्ट है। अब आसिम में करे, मेरी तरह बात सुननी, मैं अब टैक्स से हट गया हूं, मैं थोड़ी सी एक आपको जनरल बात करूं। आसिम का करे, आसिम उसी वक्त मार्केट में जाके मार्कर बेचे। अब आसिम ने बजाय मुझे पैसे देने के आसिम ने नई डील कर ली कोई मेरे पैसों से, मुझे तो पैसे 3 महीने बाद देने हैं। इसका मतलब आसिम मेरे पैसे इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैं क्यों ना आसिम को चीज महंगी दूं, मैं भी अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं। बहरहाल जी अगर वो हायर परचेज की बेस पे अगर वो कहता है कि जी मैं आपको 100 रुपए की चीज आपको 110 की दूंगा, तो सेल टैक्स 110 के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन टैक्स कभी भी शामिल नहीं होगा। इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, हाँ ये भी बड़ी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, द डिस्काउंटेड प्राइस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोवाइड द सेल टैक्स इनवॉइस, द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द रिलेटेड टैक्स एंड द डिस्काउंट अलाउड इज इन कन्फर्मेटरी विद द नॉर्मल प्रैक्टिस, इज इन कन्फर्मेटरी विद द नॉर्मल प्रैक्टिस। मिस्टर ए मार्कर 10 रुपए का प्राइस लगाता है, 9 रुपए का बेच देता है। बी भी 10 रुपए का मार्कर लगाता है और से 9 रुपीज 10 पैसे का बेच देता है से। अब मैं हूं मिस्टर सी, मैं कहता हूं मार्कर मैं भी 10 रुपए का लगाता हूं, लेकिन मैं 7 रुपए का बेच देता हूं, ये कंफर्मेटरी है? नो। मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों दूं? ट्रेड डिस्काउंट मार्केट में चलता है, 2 शरायत है। कहता जी अगर आपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया है, पहले तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, आप ये अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं। ट्रेड डिस्काउंट जितने लोग भी मार्कर बेच रहे हैं हर बंदा ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, तो आपने सेल टैक्स किसके ऊपर चार्ज करना है? 9 रुपए के ऊपर चार्ज करना है, 17%। ये यहां पे चार्ज करेगा, इनकन्फर्मेटरी है, सारे इतना ही डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं जी मैं तो 7 रुपए का बेच रहा हूं, वो कहते हैं नो। पहली बात क्या है, आप 9 रुपए के ऊपर ही हम एस्टिमेट करेंगे, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं? नंबर 2, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपकी इनवाइस के ऊपर शो होना चाहिए। अगर ट्रेड डिस्काउंट आपकी इनवाइस के ऊपर शो नहीं हो रहा, अगर ट्रेड डिस्काउंट आपकी इनवाइस के ऊपर शो नहीं हो रहा, तो भाईजान आपको ग्रॉस वैल्यू के ऊपर ही सेल्स टैक्स देना है। ट्रेड डिस्काउंट मस्ट बी, 2 कंडीशन है ट्रेड डिस्काउंट की। नंबर 1 कि ट्रेड डिस्काउंट इन कन्फर्मेटरी विद द मार्केट प्रैक्टिस हो। नंबर 2 ट्रेड डिस्काउंट मस्ट बी शोन ऑन द सेल टैक्स इनवाइस। मैंने कयूम भाई को मार्कर बेचे 100 रुपए का, क्योंकि यार मेरे पास कयूम भाई सामने बैठे इसलिए एग्जांपल वही आ जाती है। तो मैंने कयूम भाई को मार्कर बेचा 100 रुपए का और मैंने 100 रुपए की इनवाइस काट दी, 17 रुपए सेल टैक्स मैंने चार्ज कर दिया। सेल टैक्स इनवाइस खत्म होने के बाद 2 महीने बाद कयूम भाई मेरे पास आए, सर जी 2 रुपए छाड़ दो, मैंने 2 रुपए छोड़ भी दिए, तो सेल टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा? कोई बताएगा जी? एनीबॉडी? माशाल्लाह 47।
रोटी खान लगे बाहर सीखे जैसे ना ऐसी कमीने। अहमद हसन, हाँ जी अहमद हसन। सर फुल प्राइस पे हाँ चार्ज जी होगा। फुल प्राइस पे चार्ज होगा, 100 रुपए के ऊपर स्टेटस चार्ज होगा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। चले जी आगे चलते हैं, मैं देख रहा था जाग कौन कौन रहा है। आगे चल जी, इन केस वेयर हसन गुल मैं जरा कंप्लीट कर लूँ तो मैं फिर आपका, चले बोल दें, ले लें सवाल ले लें, कोई बात नहीं जी हसन। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पार्ट सी में कह रहा है कि शेल मीन द ओपन मार्केट प्राइस सर एंड पे आके। हाँ जी, सर वो आपका कह रहे थे कि सर वो हम लोगों ने उसकी इंटरेस्ट वाली इंक्लूड करके लेनी है। नहीं अगर देखे, दो चीजें हैं, बात समझिए जरा, मैं आपको बात समझाता हूँ। अगर तो मैं कहता हूँ मैंने चीज ही 110 की बेचनी है तो सेल टैक्स 110 के ऊपर चार्ज होगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी 100 रुपया वैल्यू है, 10 रुपए मेरा मार्कअप है, समझिए जरा बात, जी तो फिर वैल्यू 100 रुपया होगी, मार्कअप के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है सर। यानी कि मैंने इनवाइस कितनी काटी, 110 की। इनवाइस कितने की काटी मैंने, ठीक 110 की। 110 सेल टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा, 110 110 के ऊपर। अगर मैं कहूँ जी प्राइस मैंने काटी 100 रुपए की और जी मार्कअप मैं ज्यादा दे दो 10 रुपए, मार्कअप के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब सर इनवॉइस पे जो वैल्यू आ जाएगी हाँ बेशक जी, वो मार्कअप इनवाइस पे जो वैल्यू आ जाएगी उसी के ऊपर सेल टैक्स चार्ज होगा, बिल्कुल ठीक है आपकी ओके बात। हाँ जी, ठीक हो। चलें जी आगे चलते हैं जी। अगर कहता है कोई स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शन है, फिर कहता है ये ओपन मार्केट प्राइस होगी, ठीक है जी। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स मैंने पढ़ा दिया, हाथ खड़ा करें। हेलो हसन गुल, चलो तुम ही बता दो। हसन, जी सर। इंपोर्टेड गुड्स मैंने पढ़ा दिया ना। यस सर। हाँ जी, इंपोर्टेड गुड्स मैंने उस दिन पढ़ाया जिस दिन आप इधर आए हैं। इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू कैसे चार्ज होगी, फिर दोबारा बता देता हूँ, प्लेन पेज पे आए चलें। इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू कैसे चार्ज होगी, दोबारा लिख देता हूँ। एक होती है इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू डिक्लेयर्ड, एक होती है वैल्यू असेस्ड। वैल्यू असेस्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज, ये चार्टर गुण नहीं है, कस्टम अथॉरिटीज। वैल्यू डिक्लेयर थी 100 रुपया, उसने वैल्यू असेस की 130 रुपए, उसमें कस्टम ड्यूटी प्लस इंपोर्ट ड्यूटी ऐड की, वो थी 30 रुपए। तो सेल टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा, ये 160 के ऊपर सेल टैक्स चार्ज होगा, कितना बना जी, 27 रुपीज, 160 रुपए के ऊपर सेल टैक्स चार्ज होगा। दिस इज द मेथड, वैल्यूएशन और मेथड फॉर द इंपोर्टेड गुड्स। आगे चलेंगे, ये मैंने उस दिन भी करवाया था। अच्छा, in case where there is sufficient reason to believe that the value of supply has not been correctly declared in the invoice, the value determined by the valuation committee। कहता फिर अगर आप, हम समझते हैं कि आपने वैल्यू प्रॉपर डिक्लेयर नहीं की, तो सेल टैक्स वाले अपनी वैल्यूशन कमेटी बना लेंगे और वैल्यू खुद डिटरमिन कर लेंगे। आगे चलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये वाली बात 6 मैं दोबारा पेज पे समझाता हूँ। बाकी रिटेल प्राइस तो उसके ऊपर लिखी होती है प्राइस जनाब, उसी के ऊपर सेल्स चार्ज होता है। जो आपकी रिटेल प्राइस ऊपर आपके, ज़ाहिर रिटेलर कौन है, जो एंड कंज्यूमर को बेच रहा है। जो एंड कंज्यूमर को बेच रहा है वो तो उसी प्राइस पे लेगा जो प्राइस ऊपर लिखी हुई, वो देखा ना आप टैग, वो जो आप कह लें कि स्टिकर के ऊपर आप लगा होता है, आप उसी प्राइस के ऊपर ही सेल्स टैक्स बेचते हैं और वही प्राइस आपकी मार्केट प्राइस होगी। अच्छा जी, ये बिजली का बिल आपका इनपुट है, वो कहता जी जो आपका वापडा का, आपको पता है कि बिजली आप प्राइवेटली बेच सकते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप बिजली प्राइवेटली नहीं बेच सकते। ये जो आपके प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर हैं, आईपीपी जिनको हम बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये भी पहले वापडा को बिजली बेचते हैं। बिजली सेंट्रल ग्रिड में जाती है और सेंट्रल ग्रिड में जाके बिजली जो है वहां से फिर पूरे मुल्क को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गवर्नमेंट आईपीपी को पेमेंट करती है, हम वापडा को पेमेंट करते हैं। तो वो आप अगर अपने घर का बिजली का बिल देखेंगे ना,
आज सब ने जाके अपने घर का बिजली का बिल देखना है। ये फिर मैं पढ़ाऊंगा, वहां देखिएगा, वहां पे सेल्स कैलकुलेट हुआ है। अच्छा जी, गैस के ऊपर भी आपका लकी आता है जी। आपका घर के गैस के बिल के ऊपर मेरा सेल्स टैक्स नहीं है, लेकिन घर के बिजली के बिल के ऊपर सेल्स टैक्स है। गैस सिर्फ इंडस्ट्रियल या प्रैक्टिकल है, शायद हो, मेरे जेहन से निकल गया है। अगर मेरे इंडस्ट्रियल यूनिट में गैस भी यूज हो रही है, बिजली भी यूज हो रही है, मैं कोई चीज बना के बेच रहा हूं, तो मेरा गैस का इनपुट भी आएगा और मेरा बिजली का इनपुट भी आएगा, क्योंकि दोनों चीजों के बगैर मैं वो चीज नहीं बना सकता। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, गाड़ियां, गाड़ी देखो जी, मैं अगर गाड़ी ना भी रखूं तो मैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन कर भी लूंगा। गाड़ी का इनपुट सिर्फ उसको मिलेगा, यहां पे बात नोट कर लें, जो गाड़ियों को बिजनेस करता है, जो गाड़ी की सेल भी करता है और परचेज भी करता है, वो इनपुट भी क्लेम करेगा, वो आउटपुट भी चार्ज करेगा। लेकिन जहां गाड़ी मैंने खरीदी है, मैं तो एंड कंज्यूमर हूं गाड़ी का। यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, जहां आपका एंड कंज्यूमर आ जाएगा ना, वहां आगे सेल टैक्स चार्ज नहीं होना। जहां आप एंड कंज्यूमर बन जाए, गाड़ी का मैं एंड कंज्यूमर हूं, मैंने गाड़ी आगे नहीं बेचनी। मैंने किया, ये जो गाड़ी मैंने ली है, इसके ऊपर पता नहीं मैंने कितना 70% मैंने सेल टैक्स दिया है, और वो सेल टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हुआ है, बट इट्स माई पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, वो मेरी गाड़ी की कीमत में शामिल हो गया। बाजार से मैं शर्ट लेके आया, शर्ट मैंने पहन लेनी है, एंड कंज्यूमर बन गया। घर का बिजली का बिल, एंड कंज्यूमर। जहां आपने फर्दर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं करनी ना, जहां आप, तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब यह है कि नॉर्मली अगर मैं आपको समझाना चाहूं, खैर मैं न्यूमेरिकल में आऊंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी, ये जनरल सी बात मैं करने लगा हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल में जितनी चीज होती है आपको इनपुट मिलता है। जो एक्सपेंडिचर आपका एडमिन से रिलेट करता है ना, उसका इनपुट नहीं मिलता। होटल जाके रोटी खा ली, पीआरए लगा, खत्म, पेट में चला गया, पेट से आगे चला गया, नीचे चला गया, चलो जी खत्म। अच्छा जी, अब ये समझाने लगा जी, ये देखो, मेरी एक प्रोसेसिंग मिल है, प्रोसेसिंग मिल है। आपको पता प्रोसेसिंग मिल में क्या होता है? नहीं पता? पता होगा। प्रिंटिंग, डाइंग, ब्लीचिंग, एनग्रेविंग, जो भी है। क्या पावर लूम से जो कपड़ा बन गया, यहां क्या हुआ है, यान से कपड़ा इनटू कन्वर्ट हो गया क्लॉथ, क्या ये पहनने के काबिल होता है? नहीं। इसकी डाइंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग होती है तो फिर आप पहनते हैं। ये रंग बिरंगी शर्ट्स, उसकी बकायदा प्रिंटिंग होती है, फिर आप पहनते हैं। अच्छा, ये पावर लूम सी मिस्टर ए की, मैं हूं मिस्टर बी जिसकी प्रोसेसिंग मिल है। इसने मुझे 1 लाख मीटर कपड़ा दिया, 1 लाख मीटर कपड़ा दिया। इसने मुझे पता क्या कहा कि सर जी ये ना, इसकी डाइंग ब्लीचिंग करके मुझे वापस कर दें, इसकी डाइंग ब्लीचिंग प्रिंटिंग करके मुझे कपड़ा वापस कर दें। इसने कपड़ा मुझे पहले बेचा, इसने मुझे कपड़ा पहले, ये ज्यूम कर ले मैंने बेचा, या मैंने इससे खरीद लिया, चले ऐसे करते हैं, मैंने इससे खरीद लिया कपड़ा, 1 लाख मीटर कपड़ा खरीद लिया, इसकी डाइंग ब्लीचिंग प्रिंटिंग मशीनरी की, और ये कपड़ा मैंने बेच दिया मिस्टर सी को। मैं कौन हूं? मिस्टर बी हूं। मैं कहूं कि जनाब ये 10 रुपए मीटर खरीदा था, 10 रुपए मीटर बेच दिया, क्या इसकी प्राइस एक जैसी है? नहीं बेटा, इसकी प्राइस एक जैसी नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 रुपए मीटर खरीदा और मैंने 15 रुपए मीटर बेच दिया, तो इनपुट मेरा 10 रुपए के ऊपर आएगा और आउटपुट मेरा 15 रुपए के ऊपर आएगा। सेल टैक्स वाले कहते हैं सानू गेड़ा ना दो कि जी मैं तो जी 1 लाख मीटर खरीदा है और 1 लाख मीटर ही बेच दिया है, लेकिन उसकी क्वालिटी कपड़े की
चेंज हो गई। लो जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम वैल्यू सप्लाई, फिर आगे चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम वैल्यू सप्लाई? अबू जरा सिर्फ वो तकरीबन 1.5 महीने पहले। जी, सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो 1.5 महीने पहले वो एसटीएफ का मसला चला था कि आपने सेकंड हैंड गाड़ी पे भी इस तरह का सेल्स टैक्स देना है। वो अलहदा वो क्या चीज था है, थोड़ा वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो अभी होल्ड कर दें आप यार। वो उन्होंने कहा था सेकंड हैंड गाड़ी, वो बिल्कुल डिफरेंट एसआरओ था, वो अभी समझाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है सर। ठीक है, हौसल गुल, हसन गुल जी, हसन। जी सर। सर ये हम लोग एक बंदा सर प्रोसेसिंग का काम करता है, तो सर जस्ट हम लोग उसको डाइंग करवाने के लिए देते हैं कि हमारा कपड़ा डाइंग कर दे। हाँ जी, वो सर्विस चार्ज लेगा अपने। सर वो सर्विस चार्ज लेगा? यस, तो सर्विस सर चार्ज वो दिए होगे ना इधर वो, लिखा हुआ था कहीं। उसके ऊपर ही स्टेटस चार्ज होगा। यस सर, सर इधर लिखा हुआ था कि वो एंड पे अपना चार्ज करेगा प्रोसेसिंग के, फर्दर उस पे 17% का, बिल्कुल क्योंकि वो चार्ज नई चीज करेगा ना। बन जाएगी। मैंने कहा जी मैं प्रोसेसिंग डाइंग का 2 रुपए पर मीटर लूंगा जी, मेरा रॉयल्टी नहीं लगना। ठीक है सर। तो सर ठीक वो है, कॉस्ट में पहले ऐड करेगा पुरानी? नहीं 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 यार, क्या हो गया है? मैंने कपड़ा खरीदा नहीं। अब आपका सवाल क्या है? मैंने कपड़ा खरीदा नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं क्यूम खरीदा, भाई बस ने वैसे मुझे डाइंग। कपड़ा दिया कि डाइंग ब्लीचिंग करके दे दो, जी क्या मैं से कोई तय करूंगा 2 रुपए मीटर, 3 रुपए मीटर, 4 रुपए मीटर? सर, करेंगे वो तो। वो आपकी सर 1 लाख कॉस्ट ज़रब 4 रुपए कितना हो गया? 4 4 लाख। लाख। 4 लाख के मैंने स्टेटस चार्ज करूंगा इसको, क्यूम भाई को। अच्छा अच्छा सर, वो मेरी सर्विसेज के ऊपर आगे हाँ चार्ज हो जी, जाएगा। और आपका इनपुट आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो हाँ, गया। चलें। अबू जर आसिफ जी, अबू जर। चीज वो किसी अबू जर क्वेश्चन समझ आ रहा, तेरी हैंड फ्री खुदा दा ना, तो दो हैंड फ्री खरीद। वो अब बंद करो यार अबू जर, कोहिनूर में वो महंगी बंद करो, बंद करो, बंद बिकती है, करो, बंद करो, बंद करो। अब अबू जर को बंद कर दो यार। सस्ती बिकती अबू जर बंद करो अपने। है। अब इनके सिस्टम नहीं बंद हुआ अबू जर, नहीं बंद हुआ। सडनली हर हफ्ते हैं कि हफ्ते बाद कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है तुमने पूरी बोतल पी के बोल रहे हो। यकीन करो, वो भी विलायती। देसी देसी से बंदा वैसे मर जाता है। यकीन करो, कुछ समझ नहीं आ रही, तुम ऐसे जब फुल टुन हो के बोल रहे हो। चलो अब अनम्यूट करो इसको। चलो अनम्यूट करो अबू जर को दोबारा। हाँ जी, अबू जर अनम्यूट कर रहा हूं मैं अब आपको। चल ठीक है यार, तो व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लेना मुझे, आगे चलते हैं। सवाल इकट्ठे करते जाए, इंशाल्लाह मंडे को लाइव हुआ करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। ये भी मैन्युफैक्चर होगा, जो प्रोसेसिंग वाला होगा ये भी मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड होगा। आ जाओ जी एसोसिएट के ऊपर जी। लो जी एसोसिएट। अच्छा एक बात यहाँ पे समझें कि एसोसिएट सेम डेफिनेशन इनकम टैक्स, सेम डेफिनेशन इन इनकम टैक्स। इसलिए अगर आपको कोई सवाल आ जाए कि भाई इनकम टैक्स में एसोसिएट डिफाइन करें, तो यही डेफिनेशन है, एक एक लफ्ज सेम है, इसलिए वहां नहीं पढ़ाई गई ना वहां दी गई। एसोसिएट समझे पहले है कौन? और जो जिसका आपस में कोई प्यार मोहब्बत है वो एसोसिएट होता है। आप सब आपके लोगों के एसोसिएट बेशुमार हैं। एक तो घर वाले तो एसोसिएट होते हैं, ठीक है जी, आपके क्लास में बड़े एसोसिएट बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो उसने कहा जी जो घर वाले हैं, जो रिलेटिव है, अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन एसोसिएट है। तो यहाँ वो लैलपुर गैलरी में बड़े एसोसिएट हमारे कॉलेज के घूमते हैं जी, माशाल्लाह। को देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा। और नहीं अहमद जबार शबीर की चेंज कर लें थोड़ा सा। अच्छा जी, 2% एसोसिएट, कहता है 2% आपस में एसोसिएट है। वे द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच दैट वन मे रीजनबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अदर। ये देखें, ये आपके बारे में कहा गया है।
कि अगर एक बंदा दूसरे की हिदायत के तहत अमल करे तो वो आपस में एसोसिएट है। पहली डेफिनेशन ही आपके ऊपर अप्लाई होती है जी, ठीक है, क्योंकि आप भी अपने साथ वालों के साथ का उसकी हिदायत पे अमल करते हैं, और बोथ में रीजनबली एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, या वो दो बंदे किसी तीसरे बंदे की हिदायत के तहत अमल करें। वैसे किडिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि इन्फ्लुएंस, आप मामला में इन्फ्लुएंस पढ़ के आए हैं कि एक बंदा दूसरे की हिदायत के तहत अमल करे। मैं कहूँ क्यों भाई तो उन्हें मार्कर बेचने हैं, यासम मार्कर खरीदने आया, तुम इसको 8 रुपए का मार्कर बेच दो, तो क्यूम भाई तो मार्कर बेचते हैं 20 रुपए का, वो मेरे कहने पर उसने 8 रुपए का बेच दिया, तो मैं और क्यूम भाई आपस में एसोसिएट बन गए, क्योंकि क्यूम भाई मेरी हिदायत के तहत अमल कर रहे हैं। लेकिन कहता जी 2% आपस में एसोसिएट नहीं है अगर इंप्लाई है। भैया अगर क्यूम भाई कहता है जी यहाँ इंप्लाई भी है, पहली मैंने एग्जांपल दिया क्यूम भाई की, क्यूम भाई इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, तो कहता अगर आपस में इंप्लाइज है तो फिर तो एसोसिएट, वो तो उसने मेरी हिदायत के तहत अमल करना है। अगर मेरा इंप्लाई मेरी हिदायत के तहत अमल नहीं करेगा तो मैं तो फायर मार दूंगा। कहता वहां हम एसोसिएट, ये एक्सक्लूडिंग है, यानी कि इंप्लायर इंप्लाई में हिदायत के तहत ही अमल होता है तो रिलेशनशिप चलता है, हिदायत के तहत ही अमल होता है तो रिलेशनशिप बनता है। कहता वहां एसोसिएट्स नहीं होंगे। इसके अलावा कहता जी इंडिविजुअल एंड द रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। आगे रिलेटिव कौन है, आखिर पे आइएगा प्लीज। रिलेटिव, ये देखें, ये सवाल 3 दफा आया हुआ है कि भाई रिलेटिव कौन है, 3 नंबर का सवाल आया हुआ है। एंसेस्टर, डिसेंडेंट और एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स और एनी डॉटेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस, बेगम, दादा, पोता, बच्चे और अडॉप्टेड चाइल्ड। कहता ये आप रिलेटिव सिर्फ इसको गिना जाएगा, यानी कि फुफी का मुंडा रिलेटिव में नहीं आएगा, ठीक है जी, चाचे का मुंडा रिलेटिव में नहीं आएगा। अब वापस उस पर चले जाए, मेंबर्स ऑफ एन एओपी, और ये मैं इकट्ठे ही पढ़ाने लगा हूं, बी सी ई, ये मैं इकट्ठे पढ़ाने लगा हूं, आगे चलेंगे। टू कॉम्प्रेस वेयर और एफ, चले प्लेन पेज पे आइए। मिस्टर ए, बी, सी, डी, इन्होंने एक एओपी बनाई, द टिप्स, जिसमें ए का शेयर जो है वो 60% है, बी का 20 है, सी का 10 है और डी का 10 है। कहता ये पर्सन आपस में एसोसिएट्स हैं, ये मिस्टर बी, ए, बी, सी आपस में एसोसिएट है, एक बात। दूसरी बात वो कहता है ये मिस्टर ए और द टिप्स आपस में एसोसिएट है, मेंबर भी आपस में एसोसिएट है, लेकिन वो बंदा जिसकी शेयर होल्डिंग मोर देन 50% है या इंटरेस्ट या कैपिटल मोर देन 50% है तो आपस में एसोसिएट है। अगर मैं यहां पे टिप्स प्राइवेट लिमिटेड लगा दूं कंपनी, तो कहता टिप्स और मिस्टर ए शेयर होल्डर जो है वो भी आपस में एसोसिएट है, क्योंकि यहां टिप्स के पास, मिस्टर ए के पास मोर देन 50% है। तीसरी चीज है कि मिस्टर ए के पास 60% शेयर है दी टिप्स में, दी टिप्स प्राइवेट लिमिटेड में, और मिस्टर ए के पास 65% शेयर है एक्सएल लिमिटेड में। तो ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट है, जो कि एक ही बंदा जिसके पास मोर देन 50% है, एक्सएल लिमिटेड और द टिप्स आपस में एसोसिएट है। कोई सवालन जवाबन, एनी सवालन जवाबन, कोई सवाल तो बोलें जी। हाँ जी हसन गुल।
सर ये बात क्लियर नहीं हुई कि सर एक पर्सन दोनों में मतलब ज्यादा होल्ड करे तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपस में हो जाएगी। सर हाँ अगर जी, ये ऑर्गेनाइजेशन करती होल्ड एज अ कंपनी सर होल्ड करती हाँ जी, फिर हो सकता है। हाँ जी, फिर भी हो सकता था, फिर भी होगा तो सर ये पर्सन के होने से कैसे हो गया, मतलब सर पर्सन यार। उधर उसका वो उसको राइट्स तो उसका किसी और के पास उसका है। उसका बेटा मेजर कंट्रोल हो गया दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपस में। मेजर कंट्रोल हो गया ना यार आपस में, जी जी सर दोनों में हो गया, ठीक है। दोनों में मेजर तो वो कंट्रोल हो गया दोनों ना। आपस में। दोनों आपस में एसोसिएट्स होंगे। एसोसिएट्स की ठीक। ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स वाले या सेल टैक्स वाले, एसोसिएट की ट्रांजैक्शन आपस में हमेशा बड़ा क्रिटिकली वॉच करते हैं, ठीक है। सही। तो सर खुद को ही सेल परचेज कर लेते होते हैं। हाँ जी, हाँ, खुद को सेल परचेज कर लें, मार्केट वैल्यू पे ना करें तो सेल टैक्स खाया गया ना। जी जी। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। ओके, चलें जी, आगे चलें जी। हमजा, जी हमजा। सर अगर दो तीन पर्सन्स की मिला के दोनों में डायरेक्टरशिप है, मींस के जैसे मैनेजमेंट है, जैसे लॉ में पड़ी थी, तो वो नहीं एसोसिएट्स वो ही या होंगे। नहीं नहीं वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं यहाँ होंगे। सिर्फ शेयर होल्डिंग का लफज है। एक ही पर्सन का होना चाहिए वो हाँ तीन। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लेकिन सर अगर टिप्स के जैसे आप तीनों डायरेक्टर्स हैं और आप हाँ। तीनों की मिला के शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में 50% से ज्यादा है, हम्म, तो फिर क्या वो क्या दोबारा एसोसिएट्स होंगे। दोबारा बोलो। सर टिप्स में आप तीनों जैसे डायरेक्टर हैं और आप तीनों की शेयर होल्डिंग मिला के किसी कंपनी में 50% से ज्यादा है, तो वो कंपनी और टिप्स एसोसिएट होंगे। नहीं समझ आई, दोबारा बोलो। सर आप तीनों डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हुए ना आपने, हाँ तो जी, वो शेयर होल्डिंग जो है 50% से ज्यादा है किसी नहीं तीनों कंपनी में, अपने अपने नाम होगी ना। मेरी शेयर होल्डिंग मेरे नाम होगी, जैसा जैसा के नाम होगी, दिशांत के नाम होगी। तो फिर वो दोनों एसोसिएट्स नहीं नहीं होंगे। होंगे, नहीं होंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो वापस आओ जी उधर। कौन है जी? आबाद, आबाद की आँख खुल गई। हाँ जी, अगर टिप्स के नाम पे 50% शेयर होल्डिंग खरीद लें दूसरी कंपनी की, हाँ, तो फिर तो एसोसिएट हो जाएंगी ना हाँ, दोनों। फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे। हाँ जी, अलग-अलग नाम पे ना खरीदें, लहदा लहदा अकेली नाम, एक हाँ जी, अपनी हाँ जी, हाँ जी, फिर हो कंपनी के जाएंगे, नाम पे। फिर हो जाएंगे। आगे चलिए। अच्छा जी, और कौन क्या रह गया जी? पीछे 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 पीछे, नहीं नहीं, हाँ यहाँ, ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट हमेशा बनाया जाता है, डी पॉइंट देख रहा हूँ, ट्रस्ट हमेशा बनाया जाता है बेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। लेकिन ट्रस्ट अगर आपने अपने किसी किसी के फायदे के लिए बनाया, अपनी औलाद के फायदे के लिए ट्रस्ट बना दिया, तो वो ट्रस्ट और वो बंदा आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह का ट्रस्ट बहुत कम पाया जाता है, दुनिया में इस ट्रस्ट की एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मौजूद है। कि जी को प्रॉपर्टी उठाओ, ये जो फिर वो फिर यार वो मेरा नाम आ जाएगा, फिर मैं कहूँगा, फिर ये जो अपना लंदन फ्लैट्स वाला केस, ठीक है, इसमें एक फ्लैट जो है वो ट्रस्ट के नाम पे लगाए गए हैं, बहुत सारे अपने नाम पे रखे ही नहीं गए। और वहां पे ट्रस्ट जो है ना, वहां पे ट्रस्ट जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं होता। हमारा यहाँ कंसेप्ट है कि ट्रस्ट सिर्फ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है। जहां ट्रस्ट जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है फिर इसका कोई तलन नहीं होगा। लेकिन मैंने ट्रस्ट बना के मैंने एक कहा जी अच्छा ये जो शेयर मिलेंगे मेरी को प्रॉपर्टी होगी वो मेरी औलाद की होगी, तो वो ट्रस्ट और जो मेरी औलाद है वो आपस में एसोसिएट होंगे। आगे चलेंगे, आखिरी पे यही है, नंबर 4, 2 person shall not be associated under class A and B above where the commission is satisfied and neither person may reasonably expected to act in accordance with the attention of the other। अगर आपका शहर का कमिश्नर इनकम टैक्स यानी जो कमीशन इनलैंड रेवेन्यू है वो समझता है कि क्यूम भाई मेरी हिदायत के तहत अमल नहीं कर रहे, तो भाईजान वो आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। मैंने क्यूम भाई को फोन करके कहा 10 रुपए की चीज भेज दो, 8 रुपए की चीज भेज दो, क्यूम भाई 10 की चीज है 10 की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्यूम भाई मेरी हिदायत के तहत अमल नहीं कर रहे। तो कहता कहने से साबित करना पड़ेगा कि कौन किसकी हिदायत के तहत अमल कर रहा है। लो जी, एसोसिएट खत्म हो गया जी, ये पढ़ा दिया जी मैंने। आगे चलेंगे, ये पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। स्कोप ऑफ टैक्स नहीं पढ़ाना, आखिर पे आइएगा।
पीछे 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 पे जाए, पीछे ले जी, नहीं वो जीरो रेट उसमें फर्क टेबल पे आया ना। हाँ टेबल पे चलें, ये पहले ये टेबल पढ़े और इसमें कोई सवाल वो बोलें जी। ये भी पेपर में 3-4 दफा आया हुआ है जी। ये आपने पढ़ना है और आपने सवाल पूछना है, सौखी सी बातें हैं। चलें शाबाश। जी कोई सवाल तो बोलें जी, इसमें से सौखी बातें हैं ना जी। एनी क्वेश्चन? एग्जाम्प्ट सप्लाई और जीरो रेट सप्लाईज में वैसे मैंने उस दिन लेक्चर में बताया था। आगे चलें जी क्यों भाई। हाँ जी रजिस्ट्रेशन, लो जी चलो आगे करो। रजिस्ट्रेशन पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। लो जी कौन कौन पर्सन जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए कंपलसरी है। Every person engaged in making the tax supply in Pakistan, including zero to supplies in the course of further any taxable activity carried out by him, falling any of the following category, if not are registered, is required to be registered in this act. एक आप खुद ही रजिस्टर्ड हो जाएं बंदे बंदे बन के। हमारे यहाँ सेल टैक्स में बहुत कम बंदे रजिस्टर्ड हैं। ए मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ कॉटन इंडस्ट्री, यानी कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर कॉटन इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाए हैं। जो कॉटन इंडस्ट्री जो रन कर रहा है उसको रजिस्टर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हर मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। ए रिटेलर हु इज लायबल टू पे द सेल टैक्स एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे द सेल टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, हर रिटेलर में रजिस्टर्ड होना सेल टैक्स में, लेकिन छोटे रिटेलर, ये मैं बात कर रहा हूं छोटे रिटेलर। अब छोटा रिटेलर है क्यों, ये गवर्नमेंट ने इसको अलग डिफाइन कर दिया है। महल्ले के दुकानदार, वो कहता है उसको बिजली के बिल में सेल टैक्स लग के आ जाएगा और वही उसने दे दिया, हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। छोटा रिटेलर पता कौन है? कानून कहता है जिसकी दुकान कमर्शियल प्लाजे में नहीं है, जिसकी दुकान एयर कंडीशन मॉल में नहीं है, वो बड़ा रिटेलर है, वो छोटा नहीं है। यानी कि लालपुर गैलिया के अंदर जिसकी दुकान है वो हर रिटेलर ने रजिस्टर होना है, वहां हर रिटेलर ने रजिस्टर होना है। लेकिन जिसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से कम है, एक और कंडीशन है, जिसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से कम है उसने भी रजिस्टर नहीं होना। ये मैं आपको दो एडिशनल बातें बता रहा हूं वैसे, यानी कि मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं कि हर रिटेलर ने रजिस्टर्ड होना है, हर रिटेलर ने रजिस्टर्ड होना है,
लेकिन उन रिटेलर नहीं होना जो बिजली के बिल खरीदे। ये कौन लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोहल्ले के दुकानदार हैं, जिनकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से कम है और जो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं बैठे। अदरवाइज जो अगर कोई बंदा शॉपिंग मॉल में बैठा और उसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से कम है, उसने भी रजिस्टर्ड होना। इंपोर्टर रजिस्टर्ड होना ही होना जी, एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड होना ही होना है, होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होना ही होना है, या जिसने भी कोई किसी कानून और कानून के तहत, हमारी एक और कानून है जनाब एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी सेल टैक्स मोड में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसने भी रजिस्टर्ड होना है। लो जी, हर जो बंदा पहले रजिस्टर्ड नहीं है वो बंदे का पुत्र बन के रजिस्टर्ड हो जाए, गवर्नमेंट कहती है। यहाँ हमारे बहुत लोग जो हैं, खासकर यहाँ पे, दीज आर द पर्सन, होलसेलर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, दीज आर द लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। वो कच्चा ही काम करते रहते हैं, वो कहते देखी जाएगी, जब पकड़ेंगे, जब नोटिस आएगा तब रजिस्टर हो जाएंगे, जो तो चलता चलाई जाओ। अब आप देखिए, आप शॉपिंग, एक और काम कर दिया गवर्नमेंट ने, आप बड़े अच्छे स्टोर के ऊपर जाएं तो वो इंटीग्रेट हो गए हैं विद FBR। बड़े टेलर को तो कंपलसरी कर दिया है कि भाईजान तुमने FBR से इंटीग्रेट करना है, उसको बोलते POS को इंटीग्रेट करना है। POS क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल क्या है? रिटेलर। आप कोई गुड्स लेने जाएं, शर्ट लेने जाएं, जो शर्ट FBR से इंटीग्रेट नहीं है, आपको सेल टैक्स चार्ज होगा 17%। लेकिन जो इंटीग्रेट है, गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट कर दिया, उसके ऊपर सेल टैक्स 12% कर दिया हुआ। सरकार कहती नेट में आओ, हम आपका टैक्स रेट कम कर देंगे। खैर, ये लंबी बातें हैं। तो सो दीज पर्सन आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। जो छोटा रिटेलर है ना, उसको बिजली के बिल के अंदर सेल टैक्स लग के आ जाना है। मतलब देखो, कहने को तो ये मेरी दुकान की, जो मेरी कॉलेज की कैंटीन है, ये भी रिटेलर ही है, ठीक है। अगर इसका इंडिपेंडेंट बिजली का बिल है तो बिजली के बिल के अंदर इसको वो कहेगा मुझे बिजली के बिल के जो स्टेटस लग के आ रहा है वही, यानी कि उसने रजिस्टर्ड नहीं होना। आप सादा सी बात करो कि उसने रजिस्टर्ड नहीं होना। लो जी, कोई सवाल हो वो बोलें जी। एनी क्वेश्चन? आगे चले जी। ये आपने इलस्ट्रेशन देख लेनी है। लो जी, इसको पढ़ना शुरू करें। 6.2 कितना जी? 6.2 आगे चले। हाँ जी, 6.2 और 6.3 अभी पढ़ना शुरू करें जी। चलें जी, कोई सवाल है तो पूछेंगे। बल्कि मैं थोड़ी सी ऐसा करता हूँ कि 6.2 और 6.3 की मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। मैं ही बता रहा हूँ जी, हौसला करें, सुनते जाएं, कान लगा के सुने जी मेरी तरफ। भाईजान, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है फॉर द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने इसको बड़ा मुश्किल किया था। अब इस गवर्नमेंट ने आके इसको आसान कर दिया। उसने कहा 100 बिस्मिल्लाह, आप आए तो सही। पहले सेल टैक्स रजिस्टर होना बड़ा मुश्किल काम था, लंबा चौड़ा काम था। अब गवर्नमेंट ने कहा जी ऑनलाइन बैठे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब कि मैं अगर एज एन इंडिविजुअल हूँ तो अपना शनाख्ती कार्ड दे दूँ, बिजनेस नेम दे दूँ, NTN दे दूँ, अपना बैंक अकाउंट दे दूँ कि मैं किस बैंक में के जरिए मैं ट्रांजेक्शन करूँगा, तो वो कहता है सेल टैक्स रजिस्टर हो जाओ। कैटेगरी बता दो हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है, होलसेलर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर मैन्युफैक्चरर हो तो लिस्ट ऑफ मशीनें भी दे दें। बिजली के बिल के बगैर सेल टैक्स नहीं लग सकता, तो ये पुट्ठो हो जाए भावें सीधे हो जाओ, जो मर्जी हो जाए। आप कहें जी मैं जनरेटर पे बिजली चलानी है अपनी मिल, वो कहते ना, बिजली का बिल होना कंपलसरी है। आप कहो जी मैंने साथ वाले से बिजली उधार ली हुई है, ना, बिजली का मीटर आपके प्रेमिस होगा, उसकी फोटो भेजेंगे, बकायदा उसके ऊपर आपका नाम चढ़ेगा, आपका सेल टैक्स नंबर बिजली के बिल के ऊपर चढ़ेगा। क्यों? कल को आपने इसका इनपुट क्लेम करना है।
बड़े लोग कलपते हैं जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं भाईजान मेरा मेरा स्टेटस यूनिट रजिस्टर करा देना, बिजली के बिल के बगैर आपका यूनिट रजिस्टर नहीं होता। आपकी फैक्ट्री कहाँ है, आपका एड्रेस कहाँ है, आपकी लिस्ट ऑफ मशीनरी क्या है, आपने बनाना क्या है, आपने ये लिख के भेजना है। कभी कभी वो रिपोर्ट मार्क कर लेते हैं, विजिट रिपोर्ट। विजिट रिपोर्ट बेटा क्या होती है कि वो एफबीआर वाले लोकल ऑफिस भेज देते हैं, आरटीओ वाले विजिट करने आ जाते हैं, हाँ जी दिखा दें फैक्ट्री कहाँ है। वो उसकी तस्वीरें खींचते हैं, गूगल मैप के साथ अपलोड करते हैं कि यहाँ पे इसकी फैक्ट्री मौजूद है, ठीक है, तो आपको STR नंबर लगा देता है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपकी कंपनी है तो आपने मेमोरेंडम आर्टिकल भी देना है, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन भी देना है आपने साथ, सारे जो कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने देने हैं। कौन कौन डायरेक्टर है उनके शनाख्ती कार्ड वो भी देना है। अगर आपकी EOP है तो EOP के नाम का बैंक अकाउंट, कंपनी तो कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट, और पार्टनर की डिटेल वो आपने सारी देनी है जी। उसके बगैर आपको सेल टैक्स नंबर नहीं लगेगा। सेल टैक्स आप वहीं रजिस्टर्ड होंगे जहां पे आपका मेन यूनिट है। ये नहीं है कि मैं फैसलाबाद में, मेरा फैक्ट्री फैसलाबाद में जाके कराची रजिस्टर्ड हो जाऊं। कई लोगों ने इस तरह गेड़े भी किए हुए हैं सरकार के साथ। जो लिमिटेड कंपनी है ना, जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, वो जहां मर्जी रजिस्टर्ड हो जाए। मैं उसकी फैक्ट्री यहाँ पे है तो वो कराची में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो कहती है मेरा तो हेड ऑफिस कराची है, तो वो कराची रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल, EOP वहीं रजिस्टर्ड होगी जहां पे उसका यूनिट है। फैसलाबाद है तो RTO फैसलाबाद, मुल्तान है तो RTO मुल्तान, कराची है तो RTO कराची, ठीक है। फिर जहां अगर दूसरी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो जहां मेन यूनिट है वहां पे वो आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें। आगे चलें, LTU तो LTU में जाएंगे, आपको पता है मैंने LTU पढ़ाया हुआ है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। आप रजिस्टर्ड होंगे, आपका वेरिफिकेशन होगी। अब इन्होंने जी वो भी कर दिया है, सहूलत में जाके नादरा में जाके अपने बायोमेट्रिक भी करवाना अपने साथ, यानी कि जो आपका पार्टनर्स और वो है ना, उन्होंने जाके एक बंदे ने बायोमेट्रिक भी करवाना है, ताकि पता चल जाए बंदा यही है, बंदा असली है, बंदा नकली तो नहीं है। नादरा के साथ भी उन्होंने लिंक कर दिया। तो फिर आप जी वो आपको नंबर लग जाता है। कोई कागज़ और चाहिए होता है तो कागज़ ले लेते हैं। फिर आप उसके बाद आपका जब STR नंबर लग गया तो आपको जो है वो रजिस्टर कर दिया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं जी हमें इंपोर्ट करनी है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने इंपोर्ट करनी है और इंपोर्ट करके हमने यूनिट इंस्टॉल करना है, हमें रजिस्टर कर दें। क्यों? अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं तो इंपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो वहां फिर गवर्नमेंट कहती है पता नहीं इसने यूनिट ला के इसने इंस्टॉल करने के यूनिट बेचना है, मशीनी मंगवाई बेच दूं तो और बात है, यूनिट इंस्टॉल करूं तो और बात है। जब आप यूनिट इंस्टॉल करते हैं तो बेटा आपको बहुत सारी ड्यूटीज कम हो जाती हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टेम्परेरी रजिस्टर कर देती है, TR नंबर लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अगले बंदे की नीयत का नहीं पता ना क्या करना है। आप क्या करते हैं, जब आप कहते हैं जनाब नहीं जी मैंने तो फैक्ट्री पाकिस्तान में लगानी है, सरकार कहती है 100 बिस्मिल्लाह तशरीफ आवरी का, आपको हम कम से कम ड्यूटीज लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी भी 0 कर देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी भी 0 कर देंगे, और सेल टैक्स जो आप पे करेंगे आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं जब आप उसको सप्लाई करेंगे। तो देन व्हाट हैपेंड कि वहां आपको टेम्परेरी नंबर लग जाता है। फिर जब आप मशीनरी आपकी इंस्टॉल हो जाती है ना, आप वहां गवर्नमेंट को चेक जमा करा देते हैं, गारंटी चेक। वो चेक कैश नहीं करवाती गवर्नमेंट। फिर जब आपकी मशीनरी इंस्टॉल हो जाती है और आप उनको विजिट के लिए बुलाते हैं, ले जी मशीनरी इंस्टॉल हो गई, ये देख लें मैंने फैक्ट्री लगा ली, गवर्नमेंट आपको चेक वापस कर देती है। अगर आपने वो मशीन इंस्टॉल नहीं की, मशीनरी आगे भेज दी, तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट किया हुआ था कि भाई ड्यूटीज कम करेंगे, तुम यूनिट लगाओगे यहाँ पे, तो वहां पे गवर्नमेंट आपके चेक इन कैश करवा लेती है। तो दिस इज टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। आगे चलेंगे, ऑप्शन है जी, आप खुद ही बंदे के पुत्र बन के पहले रजिस्टर हो जाएंगे, आपको पता है आपने टैक्सेस अप्लाई करनी था, खुद ही रजिस्टर हो जाए। और अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अगर आप कंपल्सरी रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे,
तो सरकार कहती है फिर तो दरखास्त ही ना दो, कोई गल नहीं, फिर हम खुद ही आपको नंबर लगा देंगे। एक आपको शो का नोटिस देंगे, अगर आपने शो का नोटिस के बाद भी अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो हम आपको दरखास्त के बगैर ही नंबर लगा देंगे। लो अब आप रजिस्टर्ड हो गए, आ जाओ मैदान, चलो दिस इज अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आगे चलेंगे। चेंज इन पर्टिकुलर्स, हाँ जी, आपका कोई नाम पता, कोई अफसर, कोई आपका शेयर होल्डर लगा गया, कोई आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो गया, तो आप अपने पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6.6 ये भी आपने पढ़ना है। आगे चलेंगे। ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है जी, एलटीयू से आरटीओ में। मेरी प्राइवेट कंपनी थी, फैसलाबाद थी, अब मैं कराची जाना चाहता हूँ और मैंने पब्लिक कंपनी बना ली, तो आप ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन पहले होती थी, अब नहीं होती जी, अब सिंगल रजिस्ट्रेशन होती है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के जी लाहौर भी रजिस्टर हो गए, कराची भी रजिस्टर हो गए, नहीं, ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दी जी। उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता था। जैसे चैनवन था जी, एबटाबाद भी है जी, कराची भी है, लाहौर भी है जी, कराची लदा रजिस्टर हो जाए, ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। गवर्नमेंट ने कहा एवरी पर्सन शुड होल्ड ओनली वन रजिस्ट्रेशन। आगे चलें जी। लो जी, डी रजिस्ट्रेशन कल पढ़ाऊंगा जी, ये आपने पढ़ के आना है। कल डी रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, हाँ जी ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जी। मंडे से हम वो फिर न्यूमेरिकल साथ हम शुरू करेंगे, मैं अपनी थ्योरी खत्म कर लूँ सैटरडे तक। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।